हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, एक बहुत ही शानदार एवं जानदार आपकी ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के इतिहास की कक्षा शानदार वे में चली हुई है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप सभी की तैयारी भी एकदम बेहतरीन ही चल पा रही होगी और कर भी रहे होंगे। ठीक है, चलो। बॉबी बाबूजी हमारे साथ सुहाग नगरी फिरोजाबाद से जय भीम सर जी, जय भीम जी। अरुण कुमार गुड मॉर्निंग सर जी। लक्ष्य दुबे हमारे साथ जुड़ते हुए। हेमंत यादव राम राम सर जी, राम राम जी। विवेक यादव जी राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। अंकित प्रजापति देख पाऊं तो मेरे साथी यहां पर सभी के सभी ठीक है। आनंद सोनी जय मां सरस्वती, जय श्री श्याम। तो जय श्री श्याम आपकी स्वीकार। तो भैया जी आज हम पढ़ पा रहे होंगे उस गहड़वाल वंश के बारे में, ठीक है, जिसके फाउंडर थे चंद्रादित्य या चंद्रदेव जिन्हें बोला गया, जो कभी प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। राजा गोविंद चंद्र हम पढ़ पा रहे थे, जिनकी पत्नी का नाम कुमार देवी, जिन्होंने मेरे साथी सारनाथ वाराणसी में एक धर्म चक्र जिन विहार का कंस्ट्रक्शन भी करवाया था। और कुमार देवी ने मेरे साथी अशोक सम्राट अशोक द्वारा निर्मित धर्मराजी का स्तूप का जो छठे की तो बात है, उसका पुनर्निर्माण वगैरह कराया। तो आप सभी ने एक शानदार तरीके से इस जो है कक्षा को करते चल भी रहे हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है विनीत जी कि ये कक्षा आपकी परीक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार होगी भी। ठीक है, चलो। तो यहां पर सभी जुड़ चुके हैं। और आफाक मंसूरी जी नमस्ते मास्टर साहब, नमस्ते जी। ठीक है, तो सभी एक बार जल्दी से मुझे थंब का निशान लगाकर अवगत करा देंगे कि सर जी अब हम तो हो गए हैं रेडी और कृपया करके आप इस सेशन को स्टार्ट कर दें। आपके वो थंब का निशान जो मेरे लिए तो भैया एक ऊर्जावान का स्रोत हो गई। और चलते हैं, कल हमने पढ़ा था गोविंद चंद्र, है ना? ठीक है। और सर जी गोविंद चंद्र में एक पॉइंट रह गया था, कमोली। ये होगा कमोली ताम्रपत्र लेख। भैया जी कौन सा? कमोली ताम्रपत्र लेख। और ये कमोली जो ताम्रपत्र लेख है ये आपका कहां से? तो सर ये वाराणसी, क्योंकि इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी ना वो वाराणसी तो थी भैया जी। इनकी कैसी प्रारंभिक राजधानी? और प्रारंभिक राजधानी क्या? तो आप बताएंगे सर वाराणसी। कल मैंने ये पॉइंट आप सभी को कराया भी होगा, आपने किया भी। और यहां पर सभी मेरे साथी अब जुड़ चुके हैं, हम तैयार हैं सर जी, बहुत बढ़िया। कमोली की बात आती तो साथी ये आप बताएं ना, ये होगा भैया एक ब्राह्मण को चंद्र ग्रहण के अवसर पर, चंद्र ग्रहण का जो है, ठीक है ना, अवसर था। तो एक ब्राह्मण को चंद्र ग्रहण के अवसर पर ग्राम देने का उल्लेख इसमें मिलता है। और सरची वो हमने किया था। गोविंद चंद्र तो चल रहे थे, उन्हीं में ये आपको लिख देना है। और गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर कृति कल्पतरु नामक ग्रंथ के रचयिता, ये सारी चीजें आप बताएंगे। और सरची जिन्हें मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा जाता है। ठीक है, तो आप एक ब्राह्मण को ये लिख दो, इसमें क्या है? एक ब्राह्मण को चंद्र ग्रहण के अवसर पर, चंद्र ग्रहण के अवसर पर ग्राम मीन्स विलेज, दान
देने का उल्लेख है। आगे बात समझ में? तो ये सारी चीजें मेरे भैया मैंने कल भी बताई थी। अब गोविंद चंद्र के बाद एक राजा आता है और जिसका नाम था विजय चंद्र। मेरे साथी एक राजा और आया और राजा का नाम आप लिखेंगे विजय चंद्र। आगे बात समझ में? ये भी एक गहड़वाल वंश के राजा और राजा का नाम आप लिख देना सर जी विजय चंद्र। ठीक है, विजय चंद्र। अब विजय चंद्र के टाइम पीरियड की बात आती तो 1155 से लेकर 1170 ईस्वी तक 1100 विजय चंद्र भैया जी। हाँ, और ये कब से कब तक बैठे हैं तो 1155 से 1170 लगभग में देखा जाए तो सर इन्होंने 15 वर्ष तक, ठीक है, तो भैया जी 15 वर्ष तक फास्टर कोर्स करवा दो सर जी। फास्टर तो ना होगा ये, ठीक है, तो चलेंगे तो ऐसी ही अभी, क्योंकि चलो भैया। तो अब देखेंगे गोविंद चंद्र ने, ठीक है, गोविंद चंद्र का ही तो ये पॉइंट था, रह गया था। अब विजय चंद्र 1155-70 दिल्ली के क्षेत्र पर जब इनका शासन था ना, तो दिल्ली के क्षेत्र पर चौहानों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। इसके क्षेत्र की बात है तो दिल्ली के क्षेत्र पर चौहानों का, अब दिल्ली और साथ ही वाराणसी कन्नौज पर तो यही थे, इनके अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं और इन विजय चंद्र ने जौनपुर में अटाला देवी मंदिर का निर्माण करवाया। 14वीं सदी आई, 14वीं सदी में मेरे साथी यहीं पर सर की साम्राज्य आएगा ना जौनपुर में, अटाला देवी मंदिर को ध्वस्त करके अटाला मस्जिद बना दी गई। तो आप लिखेंगे सर जी इनके ही पॉइंट, विजय चंद्र ने जौनपुर में, जी सर, किसने, तो आप बताओ, विजय चंद्र ने, विजय जी, विजय चंद्र ने जौनपुर में, कहां पर भैया जी, जौनपुर में, विजय चंद्र ने जौनपुर में अटाला, अटाला देवी मंदिर का, अटाला देवी जो मंदिर है, अटाला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। कंस्ट्रक्शन, जी सर, किसने, तो करवाया था। ये पॉइंट आप सभी को लिखना होगा, जी सर। तो भैया जी विजय चंद्र ने जौनपुर में एक अटाला देवी मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में 14वीं सदी की बात थी, बाद में, हाँ सर, 14वीं सदी में, 14वीं सदी में मुसलमानों ने, अब क्योंकि सर की, या मैं लिख दूं यहां पर, सर की शासकों ने, सर की शासकों ने अटाला मस्जिद का, अब इसे ध्वस्त कर दिया, अटाला मस्जिद का, ठीक है जी, निर्माण करवाया। ये पॉइंट आप देख लो। विजय चंद्र ने जौनपुर में अटाला देवी मंदिर, अटाला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन जैसी ही 14वीं सदी में जौनपुर में मेरे साथी किसका, तो आप बताएंगे भैया जी, अब देखो जौनपुर, अभी जौनपुर वसा नहीं है, मंदिर का निर्माण तो हो गया लेकिन अभी जौनपुर बसा नहीं है। जौनपुर को देखा जाए तो सर जी 1358-59 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में बसाया था। लेकिन मंदिर था, अब देखेंगे भैया जी, सपोज करो हम यहां रह रहे हैं और कोई एक खाली जगह देखी, एक बढ़िया सी जगह, और वहां पर मंदिर बनवा दिया, लोग वहीं पूजा करने जाया करते थे। लेकिन बाद में जो बसाया वो किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। वो आगे पॉइंट आएंगे भी।
तो ये पॉइंट आप सभी को करना है कि जौनपुर में अटाला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम शाह सरकी आएगा 1408 में। मैं सारी चीजें बताऊंगा तो आप उन्हें करते चलना जी, ठीक है, आप उन्हें बताते चलना। अब इसी के बाद एक और राजा आता है, एक नाम होगा जयचंद, ठीक है, एक नाम और, हाँ सर जी, राजा जयचंद। अब राजा जयचंद का नाम आप सभी ने सुना होगा, राजा जयचंद। अब ये कब से कब तक? 1170 से लेकर 1170 से भैया जी 1194 ईस्वी तक ये राज सिंहासन पर बैठेंगे। राजा जयचंद, नाम सुना है राजा जयचंद का? हाँ सर, ठीक है। अब राजा जयचंद की बात आती है तो सर जी 1170 से 1194 वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था राजा जयचंद। हाँ सर, वंश का अंतिम शक्तिशाली, वंश का कैसा मेरे भैया? अंतिम शक्तिशाली शासक, वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था जी, वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था राजा जयचंद। इसकी एक पुत्री थी जिनका नाम था संयोगिता। दिल्ली व अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने उसका अपहरण कर लिया था। ये आप सभी को पता है और यहीं से तो लड़ाई स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। पुत्री का नाम भैया जी, राजा जयचंद की पुत्री, और पुत्री का नाम भैया जी आप करेंगे संयोगिता। और एक और बात बताऊं आप सभी को, पुत्री का नाम हो गया संयोगिता, प्रेम प्रसंग था ऐसा बताया जाता है, इतिहास कहता है, मैं नहीं कह रहा। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे और राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता की मध्य प्रेम प्रसंग। राजा जयचंद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर, और स्वयंवर में सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा किया करते थे, लेकिन किसको ना भेजा? पृथ्वीराज चौहान को। उनकी एक द्वारपाल के रूप में एक प्रतिमा बनाकर खड़ी करती जहां द्वारपाल खड़े होते हैं, अपमान किया। लेकिन जैसे ही स्वयंवर स्टार्ट हुआ, संयोगिता के हाथ में वो फूलमाला जयमाला लेकर चलती हुई सखियां आपस में देख रही हैं अपने प्यार को। प्यार खड़ा है भैया जी द्वारपाल के रूप में, मूर्ति वहीं पर जाकर मेरे साथी उसके जो मूर्ति है ना, उन्हीं के गले में, मूर्ति के गले में उस जयमाला को डाल दिया, ठीक है। और बताया भी कि सुन साहिबा सुन, मैंने तुझको चुन लिया, अब तू भी मुझको चुन। चुनेंगे कैसे? ये तो भैया जी मूर्ति है। आज पृथ्वीराज चौहान मेरे साथी घोड़े पर सवार होकर महल के पीछे पहुंच जाते हैं और वहीं से भैया जी भागना भगाना ये पहले से ही है, ये भागना भगाना पहले से ही। राजा महाराजा ने भी कसर ना छोड़ी, ठीक है। प्यार ही उस परमान में चढ़ गया, लेकिन राजा जयचंद इतने पावरफुल राजा ना थे कि भैया जी जो पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला कर सके। निमंत्रण दे दिया मोहम्मद गौरी, ठीक है। चलो, पुत्री का नाम क्या था? तो सरजी संयोगिता, और इसका अपहरण। अब जाए भैया जी, नाम तो लिख दिया अपहरण, लेकिन वो तो जाहिर ही है राजी खुशी में ही, ठीक है। अपहरण की बात आती है तो दिल्ली व अजमेर के चौहान शासक, दिल्ली व अजमेर के, दिल्ली व अजमेर के चौहान शासक, दिल्ली व अजमेर के चौहान शासक, और चौहान शासक का नाम क्या था? पृथ्वीराज। हाँ सर जी, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान। और ये पृथ्वीराज चौहान भी कौन से थे? तो सर जी तृतीय आप यहां पर लिख पा रहे होंगे। तो दिल्ली व अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, ठीक है, किसका? संयोगिता का अपहरण कर लिया, ठीक है। आगे बात समझ में और क्या, ठीक है।
तो हाँ, फरारी हो गई। और सरची एक और बात बताऊं, जयचंद को दल पुंगल भी कहा गया है। दल पुंगल का जो शाब्दिक अर्थ था ना, जो दल पुंगल, जिसकी एक विशाल सेना, इनके पास बहुत विशाल सेना थी, शक्तिशाली राजा थे गहड़वाल वंश के, इनकी एक विशाल सेना हमेशा विचरण किया करती थी, मतलब कि विचरण करती रहती थी। उसे भैया जी अगर कोर्ट में बयान बदल देती, पृथ्वीराज को जेल होती। और ठीक है, चलो जी, तो यहां पर चलेंगे भैया। तो जयचंद को दल पुंगल भी कहा गया है, ये पॉइंट आप लिखेंगे भैया जी। राजा राजा जयचंद को, राजा राजा जयचंद को दल पुंगल भी कहा गया है। दल पुंगल, दल पुंगल भी कहा गया है। ठीक है, दल पुंगल भी कहा गया है। राजा जयचंद को क्या दल पुंगल भी कहा गया है? क्यों? क्योंकि उसकी विशाल सेना सदैव विचरण करती रहती थी। क्योंकि मेरे साथी, क्यों कहा गया है? क्योंकि क्योंकि उसकी विशाल सेना, उसकी, किसकी? राजा जयचंद की। क्योंकि उसकी विशाल सेना, विशाल सेना सदैव विचरण करती रहती थी, सदैव विचरण करती रहती थी। ठीक है, विचरण करती रहती थी, करती रहती थी। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना होगा। तो राजा जयचंद को दल पुंगल भी कहा गया है क्योंकि उसकी विशाल सेना हमेशा देखें तो सरची, ठीक है, तो क्या करती रहती थी? विचरण करती रहती थी। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, निमंत्रण, मोहम्मद गौरी अटैक तो कर रहा है, लेकिन दिल्ली के राज सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान, और जिसकी पुत्री भग जाए और कोई लेके भग जाए तो शांत तो बैठेगा ना? नहीं बैठेगा। मोहम्मद गौरी को निमंत्रण। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी व किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान विजयी। गिरफ्तार भी कर लिया मोहम्मद गौरी को, लेकिन बताया जाता है, बताया क्या है ही, हिंदू धर्म में दया भाव न होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया, जाओ, माफ किए। लेकिन वो सारी चीजों को जान गया। क्या कमजोरी, मतलब कि अब वही है भाई, कोई अटैक कर रहा है, एक बार तो हारा, लेकिन फिर उसने अपनी शक्ति को पावरफुल करके और बढ़ाकर तराइन की सेकंड युद्ध में फिर ललकार दिया। और अब क्या है? अब तो जीत गया। सरस्वती नदी के किनारे, जिसे आज वर्तमान में घग्गर नाम बोला गया है, पृथ्वीराज चौहान जी को कैद कर लिया और कहां? काबुल साथ ले गए। अब निगाहें किस पर थी? निगाहें थी भैया जी राजा जयचंद, क्योंकि दिल्ली पर तो आ गए, अब ये उन्हें तो जीतना है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो भारत पर उद्देश्य था, तो भारत में मेरे साथी साम्राज्य स्थापित करना, और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो संस्थापक है वो मोहम्मद गौरी था। ठीक है, चलो जी, हाँ, तो विचरण का मतलब है घूमना फिरना, विचरण कर रहे हैं। ये है जैसे आजकल देखेंगे भैया जी, हम बात करें, महात्मा विचरण तो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजों को ढूंढना, खोजना, ऐसे, ठीक है, नया विचार लाना, तो विचरण घूमते फिरते रहना। ठीक है, अब इसी के साथ हम चलते हैं भैया जी, एक युद्ध हो जाता है, चंदावर का युद्ध। आपने पढ़ा होगा चंदावर का युद्ध, या हम बात करें बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, ऐसे भी हम कर दें सर्ची, किसकी बात होगी? बैटल ऑफ चंदावर,
चंदावर, ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर। कोई बताएगा कब हो गया चंदावर का युद्ध? बहुत बार परीक्षा में आया सर जी, 1194 ईस्वी कर देना आप। कब? 1194 ईस्वी में। और किस किस के बीच? तो मेरे साथी एक नाम आपने पढ़ा होगा, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी व राजा जयचंद। मोहम्मद गौरी व राजा जयचंद आज युद्ध में, ठीक है ना, युद्ध में है। एक तीर निकला राजा जयचंद की आंख का, उसने निशाना बना दिया। राजा जयचंद हाथी से गिर गए नीचे। और जब राजा ही भैया घायल हो गए, आज हमारी पलक में, आंख में कोई पलक मुड़ जाए तो कितना, ठीक है ना, दुखदाई हो जाता है। यहां तो तीर लग बैठा और जैसी हाथी से गिरे हैं तो सेना में एक भगदड़ मच गई। और भगदड़ मचते ही फिर क्या है भैया, स्वाभाविक युद्ध जीतना। विजयी कौन हो गया? मोहम्मद गौरी। भैया जी विजयी कौन हुआ? तो आप राइट कर देना सर, विक्ट्री हो गया। मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीत गया। अब कुछ कहेंगे सर जी हुआ कहां था ये चंदावर का मैदान? तो उत्तर प्रदेश का। पहले तो इटावा वो जगह पड़ती थी चंदावर, अब वो आ गई सुहाग नगरी, फिरोजाबाद में, यमुना नदी के किनारे। कौन सी? यमुना नदी के किनारे। ये आप सभी को लिखना होगा। फिरोजाबाद में। आपको मैं बताऊं, ये हमारा मानचित्र है, एक बार देख लेंगे, मैं जगह दिखा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपका जो ये है ना, ये वाला पॉइंट, ये आपका फिरोजाबाद है। ये क्या है? फिरोजाबाद, ठीक है। यहां दिल्ली हुई और दिल्ली से इसी तरीके से निकल आती थी, नदी के किनारे आया करती थी सेना, ठीक है ना। यहां जैसे निकले मथुरा, ऐसे आगरा, और ये जगह थी भैया जी फिरोजाबाद। यहीं पर ये युद्ध हो जाता है, क्योंकि यहां से राजा, ठीक है ना, कन्नौज की गद्दी पर ही तो विराजमान थे। भाई ये कन्नौज हो गया, और कन्नौज ये फिरोजाबाद यहाँ, ठीक है ना। अब वो दिल्ली पर तो आ ही गया, क्योंकि दिल्ली और अजमेर अब उसके शासन में है। तो यहाँ से तो एक जगह चिन्हित हुई, कन्नौज से ये भी यहाँ फिरोजाबाद आए, और साथ ही दिल्ली से ये भी, और अटैक हुआ इस फिरोजाबाद में। यमुना नदी के किनारे भैया जी ये युद्ध होता है, जिसमें कौन? राजा जयचंद पराजित हो गए, ठीक है। कौन? राजा जयचंद पराजित हो जाते हैं। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? एक बार जल्दी से बताओ। चूड़ी का शहर सुहाग नगरी बोला जाता है, चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद। हाँ सर जी। काम नदी के किनारे सर, पहले सारे काम नदी के, पहले पानी की ऐसी वो तो थी ना, अब ये सेना है, ये पानी पीने की कहां जाएगी, ठीक है ना। और अधिकांशतः हम देखेंगे युद्ध के लिए वो ही जगह चिन्हित की जाती थी कि जहां नदी हो। सारे युद्ध, आप किसी भी युद्ध उठाकर देख लेना, वो होंगे नदी के किनारे ही, ठीक है। क्योंकि सेना हो, अब ऐसे तो ना है कि भैया जी आज तो एक दिन का युद्ध होता है 10 बजे से 5 बजे तक। भाई सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से बोटिंग स्टार्ट होगी, ये युद्ध ही तो है। अब युद्ध होगा इससे थंब से, पहले हुआ करता था तलवारबाजी से, सारी चीजों से। और ऐसे ना है कि एक दो दिन में, ठीक है। अब पहले संसाधनों की कमी थी, अब आ रहे हैं ऊंट घोड़ा हाथियों पर, सामान बमान सारी चीजें लाया करते थे, ऐसी ना मुंह उठा के भग लिए। अब तो जो है 7 घंटा में यहां से कानपुर पहुंच गए, चल बीच में ट्रेन में मिलेगा खा लूंगा कुछ, नहीं। पहले बीच का तो कोई मतलब ही ना था। सारी सामग्री, ठीक है, सेना के लिए कितने दिन लग जाएं, ठीक है भाई, ये भी तो ना पता था कितने दिन लगेंगे। तो सारे की सारे जो है राशन पानी को लाकर नदियों के किनारे ही, मतलब वहीं अपने तंबू बंबू गाढ़े, और वहीं से, अब नदी भी इतनी प्रदूषित हो रही है भैया, पहले नदियों का पानी इतना स्वच्छ था, मीठा जल था, बढ़िया सारी चीजें। अब पी लो, शाम को पता पड़ेगी प्लेट ही कम हो गई। चलो, तो ऐसे यहां पर, ठीक है ना, आगरा को पार करते हुए ये जो है युद्ध होता है। और आज चलेंगे भैया, ये तो हो गया और ये भी पॉइंट हो गया। अब आता है
अब मुझे एक बात बताओ कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? गद्दी पर तो बैठेगा गहड़वाल वंश का अंतिम शासक, जल्दी से बताओ। कल भी मैंने बताया होगा, जिसका नाम था हरीश चंद्र। ठीक है ना, हरीश। अब ये हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र कभी उन्हें ना मोर ध्वज के पिताजी की बात नहीं है, ठीक है, जिन्होंने मोर ध्वज को दान में ही कर दिया था। दो साधु हमारे घर में आए, ठीक है, बेटा का, ठीक है ना, जो है मांस खाना चाहे। चलो, अंतिम शासक हरीशचंद्र। ये पॉइंट होंगे भैया। गहड़वाल शासकों की मोहरों पर गरुड़ की आकृति, जब हम भैया देखें ना, जो गहड़वाल शासक हैं, इनकी जो मोहर वगैरह मिली है हमें, उस पर गरुड़ की आकृति मिली। और सर जी, इन्हें अभिलेखों में परमेश्वर भी बोला गया है। ठीक है, तो चलो कुछ पॉइंट आप नोट करके लिख देना। नोट करके भैया जी, राजा हरिश्चंद्र तो इतने से में आ गए, और कुछ पॉइंट नोट। ठीक है, गहड़वाल शासक की मोहरों पर गरुड़ क्या करती तथा इनके अभिलेखों में इन्हें परम माहेश्वर, ठीक है ना, माहेश्वर लिख देना। गहड़वाल शासकों की, गहड़वाल, जी सर, गहड़वाल शासकों की मोहरों पर, मेरे भैया जी, किसकी मोहर? गहड़वाल शासकों की मोहरों पर गरुड़ की आकृति मिली। ठीक है, किसकी? गरुड़ की आकृति। चलो, एकदम करेक्ट सर जी, गरुड़ की आकृति तथा इनके अभिलेखों में, इनके अभिलेखों में, जब हम इनके अभिलेखों को पढ़ें, इनके अभिलेखों में इन्हें महा परमेश्वर बोला गया है। क्या? या परम माहेश्वर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, परम माहेश्वर बोलेंगे। हाँ सर, परम माहेश्वर यही होगा, परम माहेश्वर कहा गया है। चलो भैया जी, एकदम राइट क्वेश्चन जो कि आप पढ़ो। गहड़वाल शासकों की मोहरों पर गरुड़ की आकृति तथा इनके अभिलेखों में इन्हें परम माहेश्वर कहा गया है। जी सर जी, एकदम राइट जी। गहड़वाल शासकों ने मुस्लिम व्यापारियों पर एक तुरुस दंड या मलकर नामक टैक्स भी लगाया था, जो कि आना जाना था ना, उन पर आने जाने के लिए भी टैक्स लगा दिया था। लेकिन आज खुद ये टैक्स देंगे, ऐसा समय आ गया। और गहड़वाल अभिलेखों में जलकर, मतलब जल पर भी उदक भाग लगाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये तो ज्यादा, चलो इस पॉइंट तो आप लिख दो। गहड़वाल अभिलेखों में जल कर, जल और मतलब कि वाटर टैक्स, ऐसे करेंगे ना। गहड़वाल अभिलेखों में, हाँ सर, कौन से? गहड़वाल अभिलेखों में, गहड़वाल अभिलेखों में कौन सा टैक्स होगा साथी? वाटर टैक्स। आप ऐसे ही लिख देना, वाटर टैक्स मतलब जल टैक्स। इसे हम बोलते थे उदक भाग, मतलब उदक भाग मतलब उस समय जो है ना, जो वाटर टैक्स था, जो जल पर जो टैक्स लगता था, उसे उदक भाग बोला गया है। लगाने का साक्ष्य है, लगाने का साक्ष्य हमें मिला है कि भैया जी, इन्होंने कौन सा टैक्स? एक वाटर टैक्स भी लगाया था। और यहीं पर मेरे साथी, ये आपका होता है, ठीक है, लगाया, जो संभवतः मुस्लिम आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए था। जो व्यापारी आया करते थे, अब वे व्यापारी तो बताया करते थे कि भैया ऐसी ऐसी कंडीशन भारत में चल रही है, फिर वो ही आक्रमणकारी के रूप में आ जाया करते थे। तो ये पॉइंट आप करेंगे, और इसी के साथ मेरे साथ ये पॉइंट आप सभी की समझ में आए, तो हम चलें अब मध्यकालीन भारत की तरफ है। मध्यकालीन भारत,
चलो जी, मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री ऑफ या हिस्ट्री ऑफ मेडिवल उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये कमोली में ही है। मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का इतिहास, मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास। अब यहां पर एक शब्द लिखा मैंने, मध्यकालीन उत्तर प्रदेश। अब मैं इसमें जो है ना उत्तर प्रदेश ही करवाऊंगा। अभी एक जो है रात भैया ने लिखा भी था शायद, अब मैं ग्रुप पे लिखा, जन पर्सनल लिखा, मुझे तो पता ना। गुरुजी आपने ऋग्वेदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन तो जो छुड़वाई दिए। अब भैया मैंने पहले ही बताया कि मैं उत्तर प्रदेश, हाँ एंसेंट हो गया, ठीक है, अलग ही प्लेलिस्ट बनवाऊंगा। तो मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का इतिहास, तो मैंने बात की थी कि मैं मात्र उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश ही करवाऊंगा। सर जी 1 महीना हो गए गुरुजी, इतिहास कितने? तो इतिहास से 5 क्वेश्चन आएंगे। यूपी ट्रिपल एससी का आप जो है उठा कर देख लेना, सबसे ज्यादा इतिहास से क्वेश्चन बन रहे हैं वहां पर। आप बढ़िया तरीके से करो। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल उत्तर प्रदेश, हिस्ट्री ऑफ, जी सर कौन सा, तो आप राइट करेंगे हिस्ट्री ऑफ मेडिवल। क्या होगा सर जी? मतलब हिस्ट्री ऑफ मेडिवल, मेडिवल उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलो जी, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल उत्तर प्रदेश, ये हो गया सर। अब देखो मैं बात कर पाऊं तो पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर अटैक किया, लेकिन उसने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। अभी तक वो उत्तर प्रदेश में नहीं आया। महमूद गजनवी फिर आता है। महमूद गजनवी के बारे में मैंने पॉइंट लिखाए भी होंगे। जब उसने कन्नौज पर अटैक किया तो कन्नौज के शासक राज्यपाल थे प्रतिहार शासक, जिसने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसने बिना लड़े ही आत्म समर्पण कर दिया। चंदेल शासक विद्याधर ने डटकर मुकाबला किया, बाद में संधि हुई, उसके बाद युद्ध ने विराम लिया। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी ने भैया जी आज कन्नौज भी अपने क्षेत्र अधिकार में कर लिया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं सर जी, देखो जो पूरा का पूरा मध्यकालीन हम देखें तो दिल्ली सल्तनत और मुगलों से घिरा हुआ है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आएंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब इन सारी चीजों को तो बताएंगे इतिहास वाले सर, लेकिन बताता मैं भी, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश से कोई इनका जो है संबंध नहीं है। लेकिन मैं, आपने पढ़ा होगा इतिहास, लेकिन मैं मेरे साथी, उन्हें विद्याधर ने मार दिया, वैसे ही खामोखा में विद्याधर ने मार दिया। वो तो 1030 में मृत्यु होती है महमूद गजनवी की, विद्याधर कहां से मार देंगे। तो भैया अब दूसरी बात क्या है इसमें, मध्यकालीन मतलब कि इसी में मैं पढ़ूं, एक आता है दिल्ली सल्तनत। पहले आप करेंगे सर्ची दिल्ली सल्तनत। पढ़ाया आपने दिल्ली सल्तनत? पढ़ा तो है सर। और दिल्ली सल्तनत 1206 से स्टार्ट हुई और 1320 तक, 1206 से 1320 तक मेरे साथी, सॉरी 1526 तक, माफी चाहूंगा, 1320 कह रहा हूं मैं, खिलजी वंश का बता रहा था। दिल्ली सल्तनत पूरा का पूरा, दिल्ली सल्तनत पूरा का पूरा 1226 से 1206 से 1526 तक, 320 वर्षों तक इसमें 5 वंश आए। और सरची 5 वंशों में एक पहला वंश था गुलाम वंश, ठीक है,
एक पहला वंश मेरे साथी जिसका नाम था गुलाम वंश। ठीक है, जिसका नाम था गुलाम। गुलाम वंश को दास वंश भी हम बोल दे भाई, गुलाम और दास एक ही तो बात होगी। हाँ सर, गुलाम वंश को दास वंश भी, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है ना। हम बोलें तो सर जी आप करेंगे स्लेव डायनेस्टी। चलो जी, मतलब गुलाम वंश। और गुलाम वंश के जो फाउंडर थे ना, गुलाम वंश के जो फाउंडर थे, फाउंडर मीन्स संस्थापक, आप सभी को पता होगा उनका नाम था मेरे साथी फाउंडर, तो आप लिख देना कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मेरे भैया जी, पहले आप लिखो, मैं फिर बता रहा हूं अभी जस्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक ये संस्थापक था। हाँ सर, मोहम्मद गौरी के दो प्रसिद्ध सेनापति थे, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक का नाम था मेरे साथी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की यदि हम बात करें तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। उसी बख्तियार खिलजी की बात। हाँ, मामूलक वंश भी कहते हैं। ठीक है, चलो, भाषा पर पकड़ थोड़ी कम है, बिल्कुल ठीक है, भाषा पर पकड़ है, करूंगा, सही करूंगा इसे। तो इसी के साथ मेरे साथी एक बात होती है, अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ये 1206 से लेकर 1210 तक, 1206 से लेकर 1210 तक गद्दी पर बैठा है। इसने जो है 4 वर्षों तक शासन भी किया है। लेकिन मैं उन्हीं पॉइंटों को बताऊं, ठीक है ना, उन्हीं पॉइंटों को मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो भैया जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर प्रदेश में 1202-3 की बात है, इसने चंदेल राजा परमर्दी देव वर्मन को पराजित कर सल्तनत काल में मिला लिया था। ये तो मैंने पॉइंट आपको बता भी दिया था, है ना। ये पॉइंट मैंने आप सभी को बताया भी था। 1202 और 1203 की बात थी। ठीक है, 1202-3 में 1202-3 में चंदेल राजा कौन सी थी सर जी? चंदेल राजा, और राजा का नाम था परमर्दी देव। ठीक है, कौन से? परमर्दी देव, ये आप लिख देना। चंदेल राजा परमर्दी देव को पराजित कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, पराजित कर दिल्ली सल्तनत में मिलाया। मेरे भैया जी, कहां? दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ये पॉइंट आप सभी को बताना होगा, दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। बाकी बात समझ में। तो 1202-3 की बात है। चंदेल राजा, वो चंदेल राजा जिनके दरबार में आल्हा उदल रहा करते थे, दो महान सेना नायक आला उदल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय हैं उनसे डटकर मुकाबला किया था। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया, अभी तो ये भैया जी किसका? मोहम्मद गौरी के अधीन कार्य कर रहा है अभी, क्योंकि मोहम्मद गौरी 1205 ईस्वी में जब स्वदेश लौटते वक्त दमयक नामक स्थान पर एक खोखर जनजाति थी, उन्होंने अटैक कर दिया। और खोखर जनजाति के नेता ने शाम को, ये जब नमाज पढ़ रहे थे, शाम की 5 बजे की नमाज पढ़ते वक्त उन्होंने इनके सीने पर खंजर घोंप दिया था, जिससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य सौंप कर गया था और बख्तियार खिलजी को गौर साम्राज्य। ठीक है, चलो जी, तो ये पॉइंट आप करेंगे, परमर्दी देव को पराजित कर दिल्ली सल्तनत में मिलाया। अब इसका यही पॉइंट होगा, ठीक है, जो इंपोर्टेंट है। अब इनके बाद भैया एक और आते हैं, इन्हीं के, ये भी इनके गुलाम थे, इल्तुतमिश। ठीक है, इनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, जी सर, इल्तुतमिश
1210 से लेकर 1236 तक गद्दी पर बैठे। इल्तुतमिश कब से कब तक गद्दी पर बैठे? 1210 से 1236। और सर इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसका तो आप बताएंगे गुलामों का गुलाम, एकदम राइट होगा जी। इन्हें भैया जी गुलामों का गुलाम। अब क्यों कहा जाता है गुलामों का गुलाम? क्योंकि देखो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है, पहले इसे लिखो, तो वो था मोहम्मद गौरी का, और ये मोहम्मद गौरी के भी। तो ठीक है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का, कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का, तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। चलो, अब एक और चीज ये पूछी जाती है, पृथ्वीराज और जयचंद भाई थे ना, तो ये कैसे अलग अलग वंश के थे? इसने कह दी भाई, ए भैया भाई मतलब ऐसे भाई भाई ना थे। पृथ्वीराज चौहान जी की जो ननिहाल जो नानी का गांव, और राजा जयचंद की जो नानी का मतलब कि मम्मी के गांव, ये वहां इनका जो है रिलेशन था, वैसे ऐसे भाई ना थे। ठीक है, ऐसे भाई सगे भाई ना थे। ये गहड़वाल वंश की राजा हैं, वो चौहान वंश की राजा हैं। आ रही बात समझ में? चलो, तो 1211 से 1236 तक, ये 1210 से 1236 तक होंगे, क्योंकि आराम शाह बैठेगा ना गद्दी पर, वो नाम मात्र का शासक, और उसने 2-3 माह तक ठीक है शासन किया था। फिर उसके बाद चल बसा, और ये इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। अब बात आती भैया एक बात इल्तुतमिश की, सुल्तान बनने से पहले, क्या बनने की बात है? सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। बनने से पहले बदायूं, अब बदायूं कहां है सर जी? उत्तर प्रदेश में। बदायूं का सूबेदार था सर। एक बात तो ये आप लिख देना कि क्वेश्चन पूछा जाए कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहां का बदायूं का सूबेदार था? कहां का सूबेदार था? तो भैया जी आप कर देंगे बदायूं। अब देखेंगे एक बार, तो सर जी ये आपका हो गया बदायूं। इससे वेद मऊ के नाम से जाना जाता था बदायूं को। तो ये कहां? ये आपका बदायूं होगा, जो कि रोहिलखंड में उस टाइम पर, और अब भी रोहिलखंड में है। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर इसने अपनी जो है यही ले जाएगा राजधानी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो अभी लाहौर में है। तो जब ये सुल्तान बना, ठीक है, तो ये यहाँ का सूबेदार था, ये क्षेत्र। और अब ये तो हो गया क्षेत्र और भी बड़ा था, पहले ये थोड़ी जनपद थे, तो बाद में बनते आए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो आप राइट करेंगे सर जी बदायूं का। उस समय बदायूं को हिंदुस्तान का केंद्र माना जाता था। ठीक है, क्या? तो आप लिखेंगे उस टाइम पर जब मतलब ये आए हैं, उस समय ठीक है ना, उस समय बदायूं को हिंदुस्तान का केंद्र माना जाता था। बदायूं को क्या? तो सर हिंदुस्तान का केंद्र माना जाता था। आ रही है बात समझ में? हिंदुस्तान का क्या मान रहे हैं? केंद्र माना जाता था उस टाइम पर। चलो जी, ये भी आप सभी को बताना है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहां का सूबेदार था? बदायूं का। हाँ जी, सबसे ज्यादा गंगा नदी बदायूं से 133 किलोमीटर होकर बह जाती है। सर एक और बात, आज इल्तुतमिश ने मेरे साथी इस बदायूं में एक जामा मस्जिद होगी, ठीक है ना। बदायूं जो देखा जाए तो भारत की सबसे प्राचीन, मतलब भाई प्राचीन में ही है। अभी मस्जिदें कहां बन रही हैं इतनी? अभी कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने एक कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवा दिया दिल्ली में, या अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, वो भी मस्जिद ही थे।
उसके बाद भैया जी जब अभी ये सूबेदार ही था तो इसने क्या, बदायूं में एक जामा मस्जिद, तो भारत की सबसे पुरानी व बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती जिसका नाम है जामा मस्जिद। ठीक है, अब क्वेश्चन आया कि बदायूं की जामा मस्जिद, ठीक है यहीं लिख दूं मैं, बदायूं की जामा मस्जिद, कहीं कहीं इसे जामी भी बोल देते हैं लेकिन जामा आप समझ जाना भैया। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। अब क्वेश्चन आए कि बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो आप राइट कर देना। तो भैया जी बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण तो आप इल्तुतमिश कर देना सर। कौन सा? इल्तुतमिश। बदायूं उस समय दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा समृद्ध प्रांत मतलब इक्ता बन गया था। इसे हिंदुस्तान का गुंबद कहा जाने लगा। तो आप बताएंगे दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा जो बदायूं है ना, कहां बदायूं, ये लिख दो यहीं, बदायूं दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा भैया जी कैसा, सबसे बड़ा समृद्ध। अब समृद्ध का मतलब सारे, मतलब देखे उस टाइम के संसाधन, समृद्ध प्रांत, और प्रांत को उस टाइम पर क्या बोला गया था? इक्ता। ये आप बताएंगे दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा समृद्ध, ठीक है ना, प्रांत मीन्स इक्ता बन गया था, बन गया था। अब जैसे कि हम देखें समृद्ध मतलब कि संपन्न, उस टाइम की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार एक समृद्ध प्रांत, एक मतलब कि संपन्न प्रांत बन गया था बदायूं। कब? दिल्ली सल्तनत में। आ रही बात समझ में ना? तो अब क्वेश्चन, और उस समय प्रांत को क्या बोला गया था? इक्ता बोला जाता था। इसे हिंदुस्तान का गुंबद कहा जाने लगा था। ठीक है ना? अच्छा समृद्ध कर देना, समृद्ध, ठीक है। अब ध्यान लगा देना, एक बात और होगी तो भैया जी उस टाइम पर इसे हिंदुस्तान का गुंबद कहा जाने लगा था। ठीक है, तो आप कर देना हिंदुस्तान का बन गया उस समय, उस समय, उस समय, उस समय इसे, इसे हिंदुस्तान का, उस समय इसे मेरे साथी किसका? हिंदुस्तान का गुंबद, हिंदुस्तान का गुंबद कहा जाने लगा, कहा जाने लगा, कहा जाने लगा। ये पॉइंट आप कर दो। उस टाइम पर मेरे साथी इसे हिंदुस्तान का गुंबद कहा जाने लगा। ठीक है ना? इक्ता प्रांत पे देखो, इक्ता जो था ना, इक्ता, इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द था, वो प्रणाली थी, इक्ता प्रणाली, यही लेकर आएंगे। इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द था जिसका शाब्दिक अर्थ था जमीन का टुकड़ा। अब उस टाइम पर मेरे साथी जो अधिकारी वगैरह थे, जो तुर्क सरदार वगैरह थे, तो उन्हें पेंशन के बदले में एक जमीन का क्षेत्र दे दिया जाता था। अब वो उस जमीन के क्षेत्र के द्वारा ही अब मजदूरों को लगाते थे, अपना मतलब कि आय का स्रोत बना लिया था। ये था इक्ता, और इक्ता वो ही प्रांत बन जाता था, मतलब प्रांत ही बोलेंगे भाई, जमीन का एक टुकड़ा दे दिया तो वो अब वहां जगह वो करेगा, मजदूर वगैरह लगेंगे, तो वही प्रांत है। ठीक है, चलो जी। सर मस्जिद कब बनवाई, टाइम भी लिखवाइए, ये कहने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, ये तो बताएं मुझे तुम कितने होशियार हो विक्रम जी अब लेकिन ये कहने की चीज ना पड़ती यदि ये सारी चीजें, ये भी बहुत रिसर्च करके मैंने आपको अभी देखो, तो ये कहने की जरूरत ही ना पड़ती। ठीक है, कि आप तो कह रहे हैं कि समय और टाइम, ये सारी चीजें यदि वर्ष वगैरह दिए होते तो ये कहने की जरूरत ना होती। आ रही है बात समझ में ना? चलो आगे चलो, आगे चलते हैं भैया जी। आपने सोचे भी ना होंगे कि ये भी फैक्ट हो सकता है, कभी सोचा भी ना होगा, लेकिन भैया अब यदि टाइम दिया होता, आप लग रहा है कि क्या मैंने इनका जो है वर्ष संरचना की होंगी सारी चीजें, आप लग रहा है ऐसा? चलो जी, ना लग रहा तो चलो आगे चलो।
चलते हैं भैया कटेहर। कटेहर बोला जाता था रोहिलखंड को उस टाइम पर, क्या? तो आप बताएंगे कटेहर। ये आप सभी को कर देना है कटेहर। और कटेहर उस समय रोहिलखंड। आज उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड में 7 जनपद हैं, बुंदेलखंड में भी हैं 7, लेकिन उस समय कटेहर मतलब रोहिलखंड का विद्रोह। और आज उस समय भैया जी यहां पर जो हिंदू जो राजा थे, अब ये आपका बरेली, बदायूं और संभल, ठीक है। अब ये कर देना है, कटेहर में आते थे एक तो बदायूं, हाँ सर, और एक बदायूं बरेली, और क्या होगा सर जी? संभल। और क्या है? संभल। अब मैं आप सभी को एक बार, भाई संभल की जामा मस्जिद आएगी, अब मैं एक बार आप सभी को यहां पर दिखाऊंगा, ठीक है। देखो, बदायूं तो ये हो गया, और ये आपका हो गया बरेली, बदायूं बरेली ये, और ये आपका बना भैया जी संभल, ये क्षेत्र, ठीक है। तो ये ए मैंने यहीं ब्लैक कर दिया, ये संभल, बरेली और बदायूं, इस क्षेत्र को उस टाइम पर कटेहर कहा जाता था सर। क्या कहा जाता था? कटेहर। आ रही है बात समझ में? अब क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन आ जाए कि मतलब कि मध्यकालीन भारत में कटेहर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद? तो बदायूं, बरेली और संभल, ठीक है। क्या होगा? तो सर जी यहां पर आप लिख देना बरेली, बदायूं और संभल, ठीक है, ये हो गया। और इसमें भैया जी हिंदू राजाओं ने तुर्की शासन के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध कर दिया, ठीक है। किसने? तो यहां पर देखूं तो हिंदू जो राजा हैं, इन क्षेत्र को कटेहर बोला गया था। हिंदू राजाओं ने तुर्की शासन के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध, इल्तुतमिश स्वयं सेना लेकर यहां गए, विद्रोह को दबाया और उन क्षेत्रों पर सल्तनत काल की मजबूताई के साथ पकड़ और बना दी, ठीक है। चलो, आ रही बात समझ में? चलो, आ रही है बात समझ में ना? तो ये कटेहर पूछ लिए जाते हैं। अब क्यों हुआ ये विद्रोह? तो हिंदू राजाओं ने जो तुर्की जो शासन है, भाई ये तुर्की तो थे, इल्तुतमिश, ये कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह तुर्की तो हैं सारे। तो हिंदू राजाओं ने तुर्की शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यहां भी तो हिंदू राजा ही थे, बैठे थे, और विद्रोह कर दिया। तो इल्तुतमिश अब दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ गया, वो स्वयं जाता है, सेना को लेकर विद्रोह को दबाया, और फिर इन पर और, ठीक है ना, कड़ा कड़ा मतलब प्रतिरोध जो किया था उस पर, और जो है मतलब कि नियम वगैरह लगाकर इन्हें अपनी ओर शामिल कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को करना है, टाइम भी हो लिया। चलो एक बार है, अब मैं लाया तो बहुत सारी चीजें था लिखकर, बट अब क्या करूं, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो हैं इन्हें आप एक बार देख लो। चलो यहीं से कल स्टार्ट करा दूंगा। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश उत्तर प्रदेश के किस स्थान का इक्तादार मींस गवर्नर था? जल्दी बताओ, जल्दी बताएंगे स्पीड के साथ, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप बताएंगे। सर रोहिलखंड में तो आज 7 जनपद हैं, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, ठीक है ना, और आपका संभल और फर्रुखाबाद, तो ये लगते हैं। लेकिन उस समय इस रोहिलखंड को कटेहर, और कटेहर में मात्र 3 जनपद थे, बदायूं, बरेली और क्या? संभल। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चलो जी, आपने कर दिया सर बदायूं, बहुत बढ़िया। अगला, अब ये मैंने करवाया नहीं है, अभी ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं है। बलबन ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मेवातियों और विद्रोहियों का दमन करने के लिए जंगलों को कटवा दिया और किले का निर्माण? तो ये दोआब और कटेहर का ही क्षेत्र होगा। यहां पर मेवातियों ने भी विद्रोह कर दिया था। अब ये जब करवाया ही ना है। इल्तुतमिश ने बदायूं में किस प्रसिद्ध
मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो सर जी बाबरी मस्जिद, तो यही तो होगा जामा मस्जिद या जामी मस्जिद। मैंने बताया था आपको, कहीं जामी मस्जिद आएगा, शाही जामी मस्जिद या जामा मस्जिद, है ना? ये आप लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नरवर के किले पर आक्रमण किया था? अब भाई मैंने ये ना करवाए तो अब मुझे बताना भी, ठीक है ना? अब मैं कल ही बता पाऊं तो ही बढ़िया रहेगा, लेकिन सर एक बार बता भी देते तो और जो है अच्छा सा लगेगा, है ना भाई? यदि हम यहाँ पर कर दें तो नरवर का जो किला था, नरवर का ऐतिहासिक संबंध देखूं तो बुंदेलखंड में झांसी से था, नरवर के राजा, ठीक है। गुलाम वंश के शासक थे नासिरुद्दीन महमूद ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नरवर के किले पर अटैक किया? अब ये मैंने करवाया ना है। अब आप कहने लगो कि भैया जी सर ये कैसे, क्योंकि अभी नासिरुद्दीन आएगा, पहले रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बलवन, बलवन के बाद नासिरुद्दीन महमूद, फिर ये जब आएगा नासिरुद्दीन महमूद तो अभी रह गया पॉइंट। और लेकिन नरवर के राजा झांसी के थे। चंदावर का युद्ध 1194 में जिसमें जयचंद मारा गया था, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास? तो उस टाइम पर तो ये क्षेत्र जो था इटावा में पड़ता था, है ना? लेकिन आज जैसे ही हम देखें किसका गठन हुआ मेरे साथी, मतलब फिरोजाबाद का, तो अब ये क्षेत्र भैया आप लिख देना फिरोजाबाद में है सर। अब ये क्षेत्र आ गया फिरोजाबाद में, लेकिन उसने लिख दिया किस जिले के पास? तो इटावा। लेकिन अब इटावा से फिरोजाबाद अलग, तो यहां पर आप कर देंगे डी एकदम राइट। बलवन के शासन काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कटिहार के नाम से जाना जाता था, जहां उसने भीषण दमन किया था? तो ये रोहेलखंड, बलवन ने भी दमन किया था, ठीक है ना, और इलतुतमिश ने भी। लेकिन कटिहार का क्षेत्र अब आप सभी को पता पड़ गई होगी भैया जी, कटिहार का जो क्षेत्र है वो आपका रोहेलखंड में पड़ता है। इलतुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को कहां का गवर्नर नियुक्त किया, जिसने जहां उसने पीथू के विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया था? अब ये भी आप बताओ भैया। अब नासिरुद्दीन महमूद की बात है तो नासिरुद्दीन महमूद को अवध का गवर्नर, कहां का? तो सरची अवध का। और हाँ, ये जो है ना स्थानीय राजा थे, एक पीथू, पीथू कौन था? वहां का अवध का एक स्थानीय राजा था, हिंदू राजा था, जिसको कुचल दिया था। अगला लास्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के दौरान उत्तर प्रदेश का बदायूं शहर किस उपाधि से प्रसिद्ध था, जिसकी जो इसकी महत्ता को दर्शाता है? पूर्व का द्वार, छोटा दिल्ली सिराज, इस्लाम का गुंबद। मैंने बताया था भाई हिंदुस्तान का गुंबद या इस्लाम का गुंबद इसे बोला गया, क्यूबत उल इस्लाम, ठीक है। उस समय हिंदुस्तान या इस्लाम का, इसे इस्लाम में लिखना भूल गया, हिंदुस्तान और इस्लाम दोनों का गुंबद इसे, ठीक है। चलो जी, जो करवाए है ना उनको कल करवा देना, बिल्कुल कल तो आएंगे इस्लाम और हिंदुस्तान, ठीक है। तो जहां तक है मेरे साथी, कोशिश तो पूरी है, पूरी जान लगाई जा रही है भैया, आप इसमें नकल तारना या कुछ भी करना, लेकिन मेरी तरफ से तो कोई भी ऐसी, ठीक है ना, दिक्कत ना दिखाई पड़ रही होगी, मैं तो पूरी जान लगा दूंगा, ठीक है। बट करना आपको भी है, चीजें बहुत कुछ नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे, ठीक है, आप सभी से कब? तो सर जी कल एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तो सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।